हेलो एंड वेलकम दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आप मॉनिटर देख रहे हो बेनक्यू कंपनी का, तो इसके अंदर एक अनोखा प्रॉब्लम है जो कि आपको बहुत ही कम मॉनिटर के अंदर देखने को मिलेंगे। और जब भी ये प्रॉब्लम किसी भी मॉनिटर के अंदर आ जाएंगे तो आपको बहुत ही मशक्कत करना पड़ेंगे प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए। अब इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो आपको समझा देता हूँ। क्या है कि जब भी इसके अंदर फर्स्ट टाइम पावर देता हूँ तो पहली बार स्क्रीन हमें देखने को मिलता है, यानी कि चालू होते हुए हमें देखने को मिलता है। उसके बाद ये बंद हो जाते हैं और चालू नहीं होता है। जब इसको अंदर फिर से 2 3 4 घंटा बंद करके रखता हूँ, उसके बाद पहली बार इसके अंदर सप्लाई देता हूँ, तब फिर से एक बार चालू होंगे, उसके बाद दोबारा फिर से चालू नहीं होता है। यही इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इसके अंदर सप्लाई दिया। सप्लाई देने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन देखने को मिल रहा है बेनक्यू एलईडी। तो यही आपको देखने को मिलेंगे और इसके बाद इसके अंदर आपको कोई भी ग्राफिक्स या कोई भी आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, यानी कि अभी ये डेड कंडीशन में आपको देखने को मिल रहा होगा। अभी इस मॉनिटर को हमें लगभग 3 4 घंटा ऐसे ही रखना पड़ेगा, यानी कि ऐसे नहीं, खोल के रखना पड़ेगा। उसके बाद 3 4 घंटा बाद फिर से अगर दोबारा इसके अंदर सप्लाई देंगे तो ये क्या होगा कि फिर से एक बार स्क्रीन आएगा और उसके बाद दोबारा फिर कोई भी स्क्रीन के अंदर हमें मैसेज देखने को नहीं मिलेगा। यही इस मॉनिटर का प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने इसके अंदर जो सारे के सारे बटन्स है, बटन्स को मैंने चेक करके देखा, बटन्स को प्रेस करके देखा, ये चालू नहीं हो रहा है। देखिए, इसको खोल के फिर से मैंने डायरेक्ट लाइन पे दिया। डायरेक्ट लाइन पर देने के बाद भी ये चालू नहीं हो रहा है। और जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, पावर बटन यहाँ पे दिया हुआ है, मैं पावर बटन को प्रेस कर रहा हूँ, फिर भी हमें स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस प्रॉब्लम को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले इस मॉनिटर को खोलना पड़ेगा और इसको क्रॉस चेक करने के लिए कि इसका बैकलाइट तो नहीं खराब हो गया है। तो जब मैंने इसका फ्लैश लाइट चला के इसका स्क्रीन के ऊपर कुछ भी ग्राफिक्स है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए मैंने जब चेक किया, तब भी इसके अंदर हमें कोई भी ग्राफिक्स देखने को नहीं मिला है। चलिए, अब मैं मॉनिटर को खोल लेता हूँ और खोलने के बाद इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम है उसको ढूंढता हूँ। ढूंढने के बाद इसको रिपेयर करता हूँ। तो इस मॉनिटर को खोलने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप एक ओपनर लीजिए और ओपनर के मदद से जितने भी लॉक्स है वो चारों साइड से आप लॉक को अनलॉक कर दीजिए और उसके बाद ये आराम से बाहर निकल आएगा। अब आपको क्या करना है कि ये जो पैनल है, इस पैनल को भी बाहर निकलना पड़ेगा। और पैनल को बाहर निकालने के बाद देखिए, इसका अंदर का जो मेन प्रॉब्लम था, हमें उसको ढूंढने के लिए इसका जो वोल्टेज है वो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि वोल्टेज के अंदर अगर कोई फ्लैक्चुएशन आएंगे तो उस फ्लैक्चुएशन को हमें ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम वोल्टेज फ्लैक्चुएशन के वजह से होता है। मैक्सिमम केसेस में हमने देखा है कि इसके अंदर जो कैपेसिटर है ना, वो खराब हो जाते हैं। उसके साथ ही साथ जो पीडब्ल्यूएम आईसी होता है इसके अंदर, वो सही से जो सिग्नल की जरूरत होती है वोल्टेज को या सप्लाई को बनाने के लिए, वो नहीं दे पाते हैं। तो उस केसेस में हमें इसका जो मेन आईसी के साथ साथ, मेन आईसी मतलब मेन पावर आईसी जिसको बोला जाता है पीडब्ल्यूएम आईसी, उसको भी हमें चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे अच्छे से देख लिया है कि इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही बोर्ड आपको देखने को मिल रहा है। एक तो पावर सप्लाई, दूसरा कंट्रोलर। तो मेरे ख्याल से कंट्रोलर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम है इस पावर सप्लाई के अंदर ही होना चाहिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। जब इसको टेस्ट करूंगा तब हमें 100% क्लियर होंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो इसके अंदर वोल्टेज सप्लाई को चेक करने से पहले इसके अंदर मैं सप्लाई इनपुट कर देता हूँ। जो मेन वीसीसी होता है, जो सप्लाई होता है एसी सप्लाई, उसको देने के लिए मैं यहाँ पे देखिए आउटपुट का जो कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर में वोल्टेज सप्लाई चेक करेंगे। खास करके इस टाइप का मॉनिटर को चलाने के लिए हमें 5 वोल्ट की जरूरत पड़ता है। तो इसके आउटपुट में हमें 5 वोल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए बोर्ड के अंदर 200 वोल्ट प्रॉपर है, मौजूद है। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे लगा दिया हूँ सीरीज लाइन पर, ताकि हमें ये चेक करने में आसानी हो जाए। और यहाँ पे मल्टीमीटर को मैंने वोल्टेज पर सेट कर दिया हूँ। अब स्विच को ऑन करके इसका आउटपुट वोल्टेज मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। अभी देखिए, इसका वोल्टेज 0 0 दिखा रहा है और आपको इसके अंदर स्विच ऑन करने के बाद कितना वोल्टेज दिखाई देगा ये आपको लाइव देखने को मिल जाएगा। अभी के लिए 0 0 है। जैसे मैंने स्विच दिया, यहाँ पे 4.3 4.1 3.3 4.2 4.1 2.6 देखिए, यहीं पे हमारा मेन प्रॉब्लम है, यानी कि वोल्टेज स्टेबल नहीं है। आउटपुट का वोल्टेज में कितने ज्यादा फ्लैक्चुएशन देखने को मिल रहा है आप देख ही सकते हो। ऐसा प्रॉब्लम दोस्तों, हमें सबसे पहले इस वोल्टेज को फिक्स करना होगा। तो इस वोल्टेज को फिक्स करने के लिए हमारे पास दो रास्ता होते हैं। कई बार हमने देखा है कि इसका जो फीडबैक सेक्शन होता है, उस फीडबैक सेक्शन के कुछ कंपोनेंट्स खराब हो जाने की वजह से ऐसा हमें आउटपुट पर वोल्टेज फ्लैक्चुएशन दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए 3.3 वोल्ट जब मैं चेक कर रहा हूँ तो 3.3 वोल्ट एक बार हो रहा है, एक बार 3 वोल्ट हो रहा है, एक बार 3.3 वोल्ट हो रहा है, एक बार 3 वोल्ट हो रहा है। और 5 वोल्ट के जगह आप देखिए कि कितना ज्यादा फ्लैक्चुएशन हो रहा है। और मेरे ख्याल से यही इसका मेन प्रॉब्लम है, एक बार चालू होके ये चालू ना होना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मॉडिफाई करने के लिए
इसका जो फीडबैक सेक्शन है, इस फीडबैक सेक्शन के अंदर खास करके दो कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलता है। एक तो हमें ऑप्टो कपलर देखने को मिलता है और दूसरा हमें देखने को मिलता है एक TL43 नंबर का ट्रांजिस्टर टाइप का एक डायोड। आपको देखने को मिलेगा ये डायोड जैसा, लेकिन आपको देखने को मिलेगा वो ट्रांजिस्टर जैसा, लेकिन एक्चुअल में वो डायोड होता है। तो मैं आपको दोनों कंपोनेंट्स को भी दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं उसको रिमूव करके उसके जगह नया वाला कंपोनेंट्स को भी लगा के दिखाता हूँ, और उसके बाद ये हमारा SMPS या ये जो मॉनिटर है ये ठीक होता है कि नहीं, ये आपको 100% पता चल जाएगा। खास करके ये जो प्रॉब्लम है ना दोस्तों, बहुत ही क्रिटिकल होता है। जिसके अंदर या जिसके पास इस टाइप का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है ना, उनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। क्योंकि इस केस में ना आपको कंपोनेंट्स को जब चेक करोगे ना, तो उस टाइम आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक ऑप्टोकपलर और यहाँ पे हमारा ये ट्रांजिस्टर जैसा देखने वाला एक डायोड जिसका नंबर है TL43 ऑन। तो इन दोनों कंपोनेंट्स को हमें लगाना पड़ेगा। पहले से जो लगा हुआ है उसको हमें निकाल के फेंक देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप उसको मल्टीमीटर से चेक करने जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो कंपोनेंट्स खराब है या सही। लेकिन जब आप इसको दोनों को चेंज कर दोगे तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाना चाहिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो पहले से जो कंपोनेंट्स लगा हुआ है इस वाले पीसीबी के अंदर या इस बोर्ड के अंदर, तो उसको खोलने के लिए सबसे पहले मैं तो एक तो थोड़ा सा पेस्ट लगाता हूँ, क्योंकि ये बहुत दिन पुराना पीसीबी है। और इसको खोलने के लिए सबसे पहले जो पहले से सोल्डर लगा हुआ है उसको हमें मेल्ट करना होता है, नहीं तो ये आप अच्छे से वापस या अच्छे से निकाल नहीं पाते। इसीलिए देखिए थोड़ा सा मैंने पेस्ट लगाया हूँ, और पेस्ट लगाने के बाद हल्का हाथों से ये मैंने सोल्ड करा हूँ, और सोल्ड करने के बाद कितने आराम से सारे कंपोनेंट्स बाहर निकल के आ गया है। ऐसा टेक्निक आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो नया टेक्नीशियन होता है, जब मैं नया नया काम सीख रहा था तो इस टाइप का चीज़ खोलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, या मुझे हुआ था, लेकिन अभी ये कुछ सेकंड्स के अंदर ये कंपोनेंट्स बाहर निकाल आते हैं। देखिए दोनों जो कंपोनेंट्स था, एक ऑप्टो कपलर, दूसरा ये TL43 नंबर का कंपोनेंट, दोनों के दोनों बाहर आ चुका है। और अब बारी आती है कि इसके जगह पे नया वाला कंपोनेंट को लगाना। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप में से किसी को भी अगर इस टाइप का कंपोनेंट चाहिए तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैपटॉप.in वहाँ से खरीद सकते हो, बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाएंगे। और हमेशा हमारे इस वीडियो के अंदर या जितने भी वीडियोस बनाता हूँ ना, उसके अंदर आपको बताते रहता हूँ कि जो भी कंपोनेंट्स कोई भी पीसीबी को रिपेयर करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो सारे के सारे आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएंगे। क्योंकि इस टाइप का कंपोनेंट्स आपको ना रिपेयरिंग काम के लिए ज़रूर पड़ता है, और जो हम लोग पर्सनल इस्तेमाल करता हूँ वो सारे के सारे जेन्युइन प्रोडक्ट होता है। क्योंकि हम अपने खुद अपने सर्विस सेंटर पर, हमारे लैब पर वो सारे के सारे कंपोनेंट्स इस्तेमाल करता हूँ कोई भी पीसीबी को रिपेयर करने के लिए। अब देखिए दोनों कंपोनेंट्स को लगाने के बाद इसको मैं सोल्ड कर दूंगा, और सोल्ड करने के बाद इसका वोल्टेज को चेक करके दिखाऊंगा कि हमारा ये जो प्रॉब्लम था वो सही हो पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे पीछे साइड से हमें सोल्ड कर देना पड़ेगा। और मैं आपको और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप में से किसी को भी शुरुआत से LCD LED टीवी रिपेयरिंग का काम सीखना है, जिसके अंदर आपको मॉनिटर का भी काम आते हैं, तो हमने एक ई बुक बनाया हूँ जिसका नाम है LCD LED टीवी रिपेयरिंग गाइड ई बुक इन हिंदी एंड इंग्लिश। यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे। आप में से किसी को भी अगर आपने खुद को अपग्रेड करना है LCD LED टीवी रिपेयरिंग फील्ड में, तो आपको ये वाली ई बुक बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे, जो कॉन्सेप्ट होता है टीवी रिपेयरिंग का उसको समझने के लिए। तो अगर आप चाहते हो अपना खुद का रिपेयरिंग का शॉप खोलना चाहते हो तो ये बुक जरूर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करोगे LCD LED टीवी रिपेयरिंग गाइड ई बुक इन हिंदी या इंग्लिश, तो आपको गूगल पर भी देखने को मिल जाएंगे, और हमारे वेबसाइट जो है deepelectronicslab.com वहाँ पर भी आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। अब चलिए यहाँ पे मैं सोल्डर करने के बाद क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए क्लीन कर लिया हूँ, और क्लीन करने के बाद अब बारी आती है कि इसके अंदर सप्लाई देकर आउटपुट का वोल्टेज को चेक करके देखना है कि जो अनस्टेबल वोल्टेज हमें दिखाई दे रहा था वो स्टेबल हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने देख लिया। यहाँ पे देखिए जैसे सप्लाई दिया, सप्लाई देने के बाद यहाँ पे 4.9 कितने अच्छे से स्टेबल हो गया है। जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम दूर हो चुका है। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो 4.9 ऑन 8 कितने स्टेबल वोल्टेज आपको दिख रहा है, जो कि पहले बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्चुएशन कर रहा था। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो आप पीसीबी देख रहे हो, ये मैं अपने मॉनिटर के अंदर सारे के सारे असेंबल कर देता हूँ, और उसके बाद चला के देखता हूँ कि जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा था पहले वो सही से दूर हुआ है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे मॉनिटर को असेंबल करके चेक करके देखना है, और मैं आपको इसके अंदर पिक्चर भी चला के दिखाता हूँ जो प्रॉब्लम था वो दूर हुआ है कि नहीं। ऐसे जो छोटे छोटे दोस्तों टिप्स होता है जो कि आपको ट्रेनिंग में अंदर नहीं बताया जाते, तो आपको हमारे इस वीडियो के ज़रिए मिलते रहेंगे।
तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हूँ कि कंपोनेंट सबसे ज़्यादा मस्ट होता है, क्योंकि ये जो हमने छोटा सा TL43 ऑन लगाया हूँ ना, ये आपको सभी जगह के देखने को नहीं मिलेगा। और रिपेयरिंग काम के लिए ये सारे कंपोनेंट्स होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप पावर सप्लाई के अंदर ये छोटे-छोटे कंपोनेंट्स खराब हो जाने की वजह से आपका कंप्लीट या जो आपका रिपेयरिंग का काम वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। देखिए हमने इस मॉनिटर के अंदर सप्लाई दिया हूँ और सप्लाई देने के बाद जो यहाँ पे देखिए BenQ LED लिखा आ गया है, और जो प्रॉब्लम था एक बार चालू होकर वो बंद हो जा रहा था। अब देखिए यहाँ पे नो कनेक्ट या जो मैसेज है वो आ गया है, मतलब हमारे जो प्रॉब्लम था ये सक्सेसफुली दूर हो गया है। पहले क्या आ रहा था कि एक बार स्क्रीन आता था फिर चला जाता था, और दोबारा जब तक 3-4 घंटा बंद करके नहीं रखते थे तब ये हमारे चालू फिर से वो जो पहले स्क्रीन है वो नहीं आते थे। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रिपेयरिंग का काम करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियोस अगर आप आगे आने वाले दिनों में देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। और अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है नीचे कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्द किया जाएगा। हो सके तो आपके कमेंट के ऊपर एक वीडियो भी बना दिया जाएगा। तो रिपेयरिंग काम के लिए अगर आपको कोई भी कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है या कोई पार्ट्स की ज़रूरत होती है तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैपटॉप.in से खरीद सकते हो। बहुत ही सस्ते रेट में आपको मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।